प्यारे विद्यार्थियों, हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। भाग एक में हमने औद्योगिक क्रांति के कारण के बारे में पढ़ा था। विशेष तौर से इंग्लैंड, जो कि औद्योगिक क्रांति का जनक देश माना जाता है, वहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में आई और क्या कारण रहे थे उसके उसके बारे में हमने भाग एक में पढ़ा है। आज हम भाग दो के बारे में पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति के बारे में, और विशेष तौर से आविष्कार और नई तकनीक किस प्रकार की आई जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई, उसके बारे में आज हम भाग दो में पढ़ेंगे। वैसे तो विशेष तौर से अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उन्नति हुई है। लगभग 26,000 आविष्कार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं। आखिर के वर्षों में, जो 18वीं शताब्दी की आखिर वर्ष है, 1780 से 1800 के बीच में ही लगभग 26,000 आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में हुए हैं और उसका बड़ा योगदान रहा है औद्योगिक क्रांति को लाने में। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए कारखाने स्थापित करने थे, उसके लिए मशीनों की आवश्यकता थी, नए नए विज्ञान के नियम सिद्धांत वहां लागू होते हैं। तो विज्ञान में जो उन्नति हुई उस समय काल में, उसका एक विशेष योगदान रहा है औद्योगिक क्रांति को विश्व में लाने के लिए। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, औद्योगिक क्रांति के लिए दो पदार्थ सबसे अधिक आवश्यकता इसकी रहती है, वह है कोयला और लोहा। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए लोहे से मशीनरी बनानी होती है और ऊर्जा के लिए कोयला की आवश्यकता होती है। और ये संयोगवश दोनों चीजें इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, इसीलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई। ये भी एक विशेष कारण उसका रहा है। और ये दोनों पदार्थ हमें धरती के नीचे से मिलते हैं, लेकिन इसका शोधन करना होता है। हमें कोयला धरती से मिलता है तो वो अयस्क के बारे में मिलता है, अर्थात वो किसी दूसरे धातु या यौगिक के साथ जुड़ा हुआ होता है, दूसरे तत्व के साथ वो संयोग किया हुआ होता है उसने। और एक शुद्ध लोहा को प्राप्त करने के लिए हमें उसका शोधन करना पड़ता है, अयस्क से शुद्ध धातु के रूप में उसे परिवर्तित करना पड़ता है। और इस कार्यों के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत उच्च तापमान पर उस अयस्क को पिघलाना पड़ता है और उसके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड में सबसे पहले कास्ट कोयला से ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। कास्ट कोयला का मतलब है जो पेड़ों से, जिसे हम चारकोल भी कहते हैं, पेड़ों से प्राप्त होने वाला काठ का कोयला। लेकिन वो भंगुर होता है, टूटने वाला होता है, बहुत ज्यादा परिवहन उसका नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा दूर तक उसको नहीं ले जाया जा सकता। वह टूटने वाला होता है, उसका चूरा बन जाता है। ज्यादा उसमें ऊष्मा की मात्रा भी काष्ठ कोयला में नहीं होती है और इस वजह से बहुत ज्यादा एक अच्छा ऊष्मा या ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जा सकता है। इसीलिए धरती के नीचे से प्राप्त होने वाला जो कोयला है, वह एक उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए भी कुछ वैज्ञानिक उन्नति की आवश्यकता थी, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बाद वाला जो समय है 18वीं शताब्दी का, उसमें कई वैज्ञानिक उन्नति, वैज्ञानिक शोध हुए हैं, जिससे कि कोयले को खानों से किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और उसके द्वारा फिर लोहे का प्रगलन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए कई प्रकार के वहां अनुसंधान शोध कार्य इंग्लैंड में उस समय हुए थे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह डर्बी परिवार ने निभाई। 3 पुश्तें, दादा, बेटा, फिर पोता, ये 3 पीढ़ियों ने इस
काम को किया है और ये इन तीनों को अब्राहम डर्बी के नाम से जाना जाता है। अब्राहम डर्बी प्रथम, अब्राहम डर्बी द्वितीय और अब्राहम डर्बी तृतीय। इन तीन एक ही पीढ़ी के सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोहे के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए हैं, लोहे का प्रगलन, लोहे को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, उसमें इन तीनों का बहुत योगदान रहा है। ये श्रोपशायर एक स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ के रहने वाले थे और ये लोहे का ही इनका कारोबार था। लोह उस्ताद के नाम से इनको जाना जाता था वहाँ। और इन्होंने इस समस्या का हल निकाला, जो लोहे को, शुद्ध लोहे को, अच्छे उत्तम किस्म के लोहे को प्राप्त करने के तरीके की बात थी। अब्राहम डर्बी प्रथम, इन्होंने 1709 में एक धमन भट्टी का आविष्कार किया, उसका निर्माण किया। ये इस प्रकार की धमन भट्टी थी जिसमें कि लोहे को पिघलाया जाता था, उसका प्रगलन किया जाता था और उच्च ताप पर उच्च ताप उत्पन्न करने की उस कोक को, जो कोयले का एक रूप है, उस भट्टी में कोक का उपयोग किया जाता था, जो यहाँ पर दिखाई गई है। और इस कोक में उच्च ताप को उत्पन्न करने की क्षमता थी और इसका परिणाम ये हुआ कि अब इससे उत्तम किस्म का लोहा प्राप्त करने में आसानी होगी और इसी के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में जो लोहे का उत्पादन है वह बढ़कर लगभग 40,000 टन पहले हुआ करता था कुछ वर्ष पूर्व, अब वो 2,50,000 टन लोहे का उत्पादन कुछ ही वर्षों में होने लगा था। तो अब्राहम डर्बी परिवार, जिसमें कि अब्राहम डर्बी प्रथम और उसके बाद अब्राहम डर्बी द्वितीय, जो कि प्रथम के पुत्र थे, इन्होंने 1755 ईस्वी में ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया। ये ढलवा लोहा और पिटवा लोहा लोहे की किस्में होती है, प्रकार होती है, दो प्रकार के। ढलवा लोहा बहुत नाजुक होता है, ये भंगुर, टूटने वाला होता है, कमजोर लोहा होता है। जबकि जो पिटवा लोहा है वो अब काफी मजबूत होता है। जैसे पुल बनाने हैं, बड़ी बड़ी मजबूत मशीनरियां बनानी है, ऊंचे भवन बनाने हैं, उसके लिए जो मजबूत लोहे की जरूरत होती है उसे पिटवा लोहा कहा जाता है। तो अब्राहम डर्बी द्वितीय ने 1755 ईस्वी में ये पिटवा लोहा को इजाद किया, उसे लाया और इसने औद्योगिक क्रांति में एक मील का पत्थर ये साबित हुआ है। उसके बाद अब्राहम डर्बी द्वितीय का ही पुत्र अब्राहम डर्बी तृतीय, ये 1779 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले दुनिया का लोहे का पुल, ये कोल ब्रुक डेल जगह है, ये आप सामने देख सकते हैं, ये वाला जो पुल है ये अब्राहम डर्बी तृतीय ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे पहला लोहे का पुल बनाया गया था। अब लोहे के पुल बनने से परिवहन के लिए बहुत सुविधा हो गई, क्योंकि नहरें वहां पर थी, नदियां वहां पर थी, तो उसके ऊपर से सड़क आसानी से बन सकती थी, मजबूत सड़क बन सकती थी और परिवहन के लिए बहुत सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत आसानी हो गई। तो ये जो कोल ब्रुक डेल, जहाँ पर कि ये आयरन ब्रिज सबसे पहले बनाया गया था, ये उसके बाद ये जो इलाका ही पूरा आयरन ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोहे का पुल दिख रहा है और उसके सामने वहाँ पर काफी शहर बन गया था, बस्ती बन गई थी और इस बस्ती को आयरन ब्रिज के नाम से जाना गया है। इसके अलावा जो ये अब्राहम डर्बी परिवार के 3 सदस्य थे, इसके अलावा हेनरी कोर्ट ने एक भट्टी, आलोड़न भट्टी का आविष्कार किया 1784 ईस्वी में और इसमें शुद्ध और उत्तम किस्म का लोहा बनाया जा सकता था। एक ऐसी भट्टी बनाई जो कि पहले वाली जो भट्टियां बनाई गई थी डर्बी परिवार के द्वारा, उससे अच्छी किस्म की हेनरी कोर्ट ने एक भट्टी बनाई और वहां पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, जो हम दैनिक उपयोग के लिए वस्तुएं की जरूरत होती है, वो लकड़ी की अपेक्षा अब लोहे से बनाई जाने लगी, क्योंकि इसमें इस प्रकार का उत्तम श्रेणी का लोहा बनाया गया इस भट्टी के द्वारा कि रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए भी, छोटी छोटी मशीनरी उद्योगों में जो इस्तेमाल होती थी, घरेलू इस काम जो होते थे, घरेलू सामान जो होते थे, उसके लिए भी
इस लोहे का उपयोग किया जा सकता था। और एक मील का पत्थर इस ओर हेम्प्री डेवी ने 1815 ईस्वी में एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। ये कोयले की खानों से कोयले को प्राप्त करने के लिए एक बहुत कारगर उपकरण ये साबित हुआ है। हेम्प्री डेवी का सेफ्टी लैंप, क्योंकि कोयले की खानों में मैथेन गैस बनती है और वो बड़ी ज्वलनशील होती है। गहराई में जब जाते हैं उन खानों में, तो दीपक या किसी लौ रोशनी के लिए कोई चीज ले जाते थे तो विस्फोट हो जाया करते थे। इसलिए कोयले को निकालना बहुत कठिन था और बहुत सारे जो खनिक होते थे, मजदूर होते थे, उनकी उसमें मृत्यु हो जाती थी। इसलिए डेवी ने जो ये सेफ्टी लैंप बनाया, इसके द्वारा अब सुरक्षित हो गया खानों के अंदर जाना, और कोयले को अब खानों के अंदर से आसानी से निकाला जा सकता था। तो हम्प्री डेवी के इस सेफ्टी लैंप से भी काफी सहायता मिली है। और इसके अलावा हेनरी बेसेमर ने 1856 में स्टील, जो कि हम आज भी हर जगह देखते हैं, स्टेनलेस स्टील, इस्पात जिसको कहते हैं, लोहे का शुद्ध रूप है ये, इसको बनाने का एक तरीका खोज निकाला जिसमें कि जंग नहीं लग सकती है। ये स्टेनलेस होती है, जंग नहीं लगती है। अदरवाइज जो कल पुर्जे जितने भी हैं मशीनों में, फैक्ट्रियों में जो मशीनें हैं, वहां पर जितने भी पुर्जे हैं उसमें जंग लग जाया करती थी। लेकिन अब जब स्टील के पुर्जे बनने शुरू हो गए तो उसमें जंग लगने की कोई संभावना नहीं थी, और ये काफी सहायक रहा है उद्योगों को और अधिक अच्छा बनाने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोहे के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हुए हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में। और इस वजह से वहां पर जो लोहे का उत्पादन है वो 4 गुना बढ़ गया है। आप इन क्षेत्रों में देख सकते हैं, यहाँ पर मानचित्र में, ये मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ पर न्यू कैसल है और बर्मिंगम, ये कुछ खास जगह रही है जहाँ पर ये त्रिभुज के चिन्ह दिए गए हैं। ये जो त्रिभुज वाले चिन्हित यहाँ पर किया गया है, ये लोहे को प्राप्त करने के, लोहा और कोयला, इन जगहों पर, इन स्थानों पर, इंग्लैंड के इन शहरों में बहुत अधिक उत्पादन लोहे और कोयले का होता है। तो जहां पर ये ज्यादा त्रिभुज दिखाए गए हैं, उन क्षेत्रों में लोहा और कोयला अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता था। और इसी वजह से वहां इंग्लैंड में अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं, और वहां के जो उत्पाद थे, उन उद्योगों में बनने वाले जो उत्पाद थे, वो पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ते होने लग गए। तो इस तरह लोहा और कोयला वहां उत्तम श्रेणी का बनने की वजह से औद्योगिक क्रांति को बल मिला है। अब दूसरी बात हम करेंगे कपास की कताई और बुनाई की। इस क्षेत्र में भी कई वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, जिसकी वजह से वहां पर कपड़े बुनने का काम सबसे ज्यादा होने लगा। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान रहा है वह वस्त्र उद्योग का रहा है। सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग वहां पर प्रॉस्परस हुए हैं इंग्लैंड में। और उसके लिए कपास कच्चा माल के रूप में दूसरे देशों से, जिसमें कि भारत भी एक कॉलोनी था, उनका उपनिवेश था, यहां से कपास लिया जाता था। और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों से भी कपास प्राप्त किया जाता था कच्चे माल के रूप में, और उन्हें अपने उद्योगों में कात करके, बुन करके उससे वस्त्र बनाए जाते थे। और इन्हीं उपनिवेशों में महंगी दरों पर, महंगे दामों पर उन वस्त्रों को बेचा जाता था। तो इंग्लैंड के लिए ये दोहरा मुनाफे का सौदा था। तो कपास के क्षेत्र में, ये वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में किस प्रकार से वहां पर 18वीं शताब्दी में नए आविष्कार हुए, और इसके चलते ही वहां पर वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब जो वस्त्र उद्योग था, पहले घरों में चरखे के द्वारा या कतली के तकली के द्वारा वहां पर वस्त्र बुने जाते थे, जिसमें कि काफी समय लगता था। अब ये जो घरों से तकली और चरखे से हटकर
फैक्ट्रियों में जो कपड़े बनने शुरू हुए हैं, इससे बहुत कम समय में उत्तम श्रेणी का और सस्ते दामों का कपड़ा बनना आरंभ हुआ। अब इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया और इसकी सहायता से बहुत कम समय में चौड़ा कपड़ा बुना जाता था। तो ये पहला जो आविष्कार इसमें हुआ है फ्लाइंग शटल का हुआ है, जिसमें कि चौड़ा कपड़ा कम समय में बुना जाता था। और उसके बाद 1764 में जो जेम्स हरग्रीव्स हैं, उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम जेनी था, उनके नाम पर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और इसके द्वारा एक समय में ही 10 धागे काते जा सकते थे। अर्थात जो फ्लाइंग शटल के लिए धागे की जरूरत होती थी, वह स्पिनिंग जेनी ने वो काम पूरा कर दिया। तो ये स्पिनिंग जेनी आप यहां पर देख सकते हैं, एक ही समय में 10 धागे इसमें काते जा सकते हैं। तो जो धागे की आवश्यकता जो जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई थी, उस क्योंकि वो जल्दी से काम करती थी, बहुत तेजी से काम करती थी, तो उसको धागा भी बहुत जल्दी जल्दी चाहिए था और उसके लिए स्पिनिंग जेनी से एक ही समय में 10 धागे काटे जाते थे। वो उसकी आपूर्ति को पूरा पूरा करते थे। उसके बाद 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। यो हाथ की अपेक्षा अब पानी के द्वारा, जैसे घराट पानी से चलते हैं, जल शक्ति से ये वाटर फ्रेम काम करता था और इससे जो बुना हुआ धागा था वह भी मजबूत होता था। तो वाटर फ्रेम के आविष्कार के बाद ये इसमें और भी तेजी आई है। जो उद्योग थे, वस्त्र उद्योग, वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे। उसके बाद 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम, जो हमने दो अभी पढ़े हैं ऊपर, स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम, उन दोनों को मिलाकर एक नई मशीन तैयार कर दी जिसे म्यूल कहा गया और ये बहुत ही बारीक और मजबूत धागा काटती थी और इसके द्वारा बुने हुए कपड़े की मांग हर तरफ बढ़ गई क्योंकि अच्छी किस्म का था, बारीक धागा था, मजबूत धागा था। तो म्यूल में जो बना हुआ धागा था उसकी डिमांड हर तरफ बढ़ने लगी। 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। इसके द्वारा बहुत तेजी से कताई और बुनाई की जा सकती थी। अतः इंग्लैंड में बढ़िया किस्म का कपड़ा अब सस्ते दामों पर मिलने लगा है। तो ये एक यात्रा रही है वस्त्र उद्योग में, जो कि अनेक वैज्ञानिक उन्नति हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो स्पिनिंग जेनी है, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में इसका आविष्कार किया था और फ्लाइंग शटल 1733 में। तो इस तरह से वाटर फ्रेम, म्यूल, पावर लूम अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों ने इसका निर्माण और आविष्कार किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो कपास का उद्योग है, वो खासतौर से मैनचेस्टर का आप इलाका यहाँ पर देख सकते हैं, लंकाशायर, मैनचेस्टर, यहाँ पर ज़्यादा ये डॉट्स, जहाँ पर अधिक डॉट्स लगे हुए हैं, इसका अर्थ ये है मानचित्र में कि यहाँ पर वस्त्र के जो उद्योग थे वो काफ़ी संख्या में लगे थे। तो मैनचेस्टर, लंकाशायर विशेष तौर से, बाकी लेसेस्टर, नॉटिंगम, बर्मिंगम, इन जगहों पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। तो वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है औद्योगिक क्रांति को लाने में। अब इसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति, एक स्टीम इंजन, हमने पहले भी आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक हुए 1769 ईस्वी में। इन्होंने एक भाप के इंजन का निर्माण किया और ये इंजन बहुत कम खर्चीला था और बहुत उपयोगी और व्यावहारिक, बहुत ही लाभप्रद ये रहा। और इसका उपयोग कोयले की खानों में और अन्य उद्योगों में भी होने लगा। ये एक बहुत महान उपलब्धि रही है जिसने कि एक नए युग का सूत्रपात किया है। ये भाप की शक्ति, स्टीम इंजन, जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था। अ, इसने ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए, ये जो इंजन था, ये खासतौर से जैसे खानों के अंदर पानी भर जाता था, उस पानी को बाहर निकालने के लिए इस इंजन से काफ़ी जल्दी, बहुत कम समय में वो काम किया जा सकता था, जिसे पहले करने में काफ़ी समय, कई महीने लगते थे, वो चंद घंटों में वो काम होने लगा था। तो ये स्टीम का इंजन जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था,
ये भाप की शक्ति से, क्योंकि पहले ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत था वह पानी था, लेकिन पानी केवल वही मिल हो सकता था जहाँ पर जल प्रवाह है, जहाँ पर नदियाँ बहती है, या मौसम पर निर्भर रहती थी ये बात कि भाप की शक्ति का फिर बाद में ये पता लगा कि इस पानी को हम भाप के रूप में बदलकर उच्च तापमान पर इससे दबाव उत्पन्न होता है। जब पानी को उबाला जाता है तो भाप बनती है, और भाप से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि उससे एक प्रेशर सा बनता है, और उस प्रेशर का उपयोग ऊर्जा के रूप में मशीनें चलाने के लिए इस भाप की शक्ति का उपयोग किया गया है। इसके अलावा नहरें और रेलें, ये भी एक मुख्य भूमिका रही है। नहरें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारा निर्माण वहाँ पर कार्य हुआ है, और इसका उपयोग कोयले को शहरों तक पहुँचाने के लिए किया जाता रहा है। परिवहन का एक जो माध्यम था वो नहरें हुआ करती थी वहाँ पर। इंग्लैंड में सबसे पहले 1761 में वर्सले कैनाल वहाँ पर बन कर के तैयार हुई थी, वर्सले शहर में, और यह नहर जेम्स ब्रिंडले ने बनाई थी, और इसका मकसद केवल यही था कि इसके द्वारा वर्सले के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला कैसे ले जाया जा सके। इसके बन जाने से कोयले की कीमतें काफी कम हो गई थी। नहरों के द्वारा कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहां पर एक समय तो ऐसा हो गया था कि एक नहरोन्माद का नाम उसको दिया गया। एक पागलपन सा आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के एक फितूर सा हो गया था कि नहरें बनाने के पीछे। तो 1770 से लेकर 1830 के मध्य असंख्य नहरें, लगभग 4000 मील लंबी नहरों का निर्माण 1770 से लेकर 1830 के मध्य इंग्लैंड में हुआ, और इसके अनेक लाभ थे कि वो वहाँ अपनी उनकी जो ज़मीनें थी उसकी कीमतें बढ़ गई, वैल्यू हो गई ज़्यादा उसकी उसकी और कई शहर अस्तित्व में आए। जहाँ जहाँ से नहरें ले जाई गई वहाँ पर कई शहर अस्तित्व में आ गए, और उद्योगों को सस्ती दाम में कोयला और लोहा कच्चे माल के रूप में मिलने लग गया। कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिला, सिंचाई के लिए नहरों से पानी मिलने लग गया, और नहर की वजह से नाव बनाने वाले और नहरों को बनाने वाले मजदूरों को भी काम मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर नाव बनाने वाले मजदूरों को भी काम मिला है, नहर बनाने वाले मजदूरों को भी काम मिला है, परिवहन का एक अच्छा माध्यम बन गया, दूसरे स्थानों से शहरों तक पहुंचाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों तक माल को पहुंचाने के लिए, और वहां से बना हुआ माल दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए इन नहरों का उपयोग फायदा होने लगा है। और इसके साथ ही रेल, वहां पर रिचर्ड ट्रेविथिक 1801 ईस्वी में इन्होंने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल कहा जाता था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पफिंग, अर्थात तो उस समय काफी धुआं इससे निकलता होगा, पफिंग डेविल इसको नाम दिया गया था उस समय। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफनसन भाप से चढ़ने वाला ब्लचर नाम का स्टीम इंजन इन्होंने बनाया, और ये इंजन अधिक भार को पहाड़ी पर तेज गति से ले जा सकता था। तो इसमें काफी संशोधन हुआ, बेहतर किस्म का दूसरा इंजन बनाया जॉर्ज स्टीफनसन ने, जो पहले रिचर्ड ट्रेविथिक ने बनाया था उससे ज्यादा अच्छी किस्म का एक इंजन बना है। और इस तरह से रेलें इंग्लैंड में आ गई, और इसका प्रभाव देखने को वहां जरूर मिला है कि एक तो शहरीकरण को वहां रेलों की वजह से बढ़ावा मिला, शहर बसने लग गए, लोग गांव से शहर की तरफ जाने लग गए, नए नए शहर जो अस्तित्व में आए, लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, वेल्स, बर्मिंघम, यॉर्कशायर, जो ये आज हम शहर देखते हैं, बड़े बड़े शहर हैं इंग्लैंड के, ये इन रेलों के आगमन के बाद ही बसे हैं। औद्योगिक क्रांति आने के बाद ये शहर इंग्लैंड में बने थे। सफर करना बहुत सस्ता हो गया, आसान हो गया, कम खर्चे में अब आप दूसरे स्थान तक जा सकते थे, सुगम हो गया, और गांव का महत्व कम होने लग गया। अब लोग जो है शहर की तरफ पलायन करने लग गए, गांव कम होने लग गए। रेल द्वारा उद्योगों में उपयोग होने वाला माल तथा निर्मित माल आसानी से दूसरे स्थानों में पहुंचने लगा, और औद्योगिक क्रांति को इससे बल मिला है, और बड़ी संख्या में रेलों में रोजगार भी मिलने लगा था। तो नहरों और रेलों के द्वारा औद्योगिक क्रांति को बल मिला है इंग्लैंड में, जो कि हम पढ़ते आए हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, और उसमें विज्ञान की उन्नति का एक योगदान रहा है,
तो इसी तरह से आज हमने वैज्ञानिक उन्नति के बारे में पढ़ा और उसका औद्योगिक क्रांति में क्या योगदान रहा है उसके बारे में आज हमने बात की है। आप सब स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं। जो मानक सरकार ने हम लोगों के लिए बनाए हैं, हमें ही वो अपनाने पड़ेंगे। अब हम ऐसा समय आ गया है जब हमें अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा। मास्क को सही तरीके से हमें जरूर पहनना चाहिए और कम से कम अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी, बहुत जरूरी निकलना ही पड़े, तो 2 गज की दूरी हमें जरूर अपनानी चाहिए। और ये बात जो 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी, इसको आप गांठ बांध लीजिए अपने मन मस्तिष्क में और इसको जरूर अपनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।